बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए मतदान ने दोपहर में रफ्तार पकड़ी। हालांकि सुबह की शुरुआत जरूर धीमी रही। इस बीच ईवीएम की खराबी की शिकायत की वजह से कई जगहों पर 1-2 घंटे की देरी से मतदान शुरू हुआ। वहीं 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय खत्म हो चुका है। इससे पहले दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक 40.43% मतदान हुआ। उधर मधुबनी में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की जनसभा में पत्थरबाजी की गई। मतदान के शुरू में ही बिहार के कई दिग्गज नेताओं ने अपने वोट डाले। इसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार बीजेपी प्रभारी संजय जायसवाल, गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे जैसे नेताओं ने वोट डाले। उधर वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 191 पर सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर के भाई की हार्ट अटैक से मौत होने की भी खबर आई है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के तहत आज 94 सीटों पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में होने वाले मतदान में आज मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्लूरल्स प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी समेत तेज प्रताप यादव जैसे कई दिग्गज नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज के मतदान के साथ ही 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 165 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। दूसरे चरण में 2,86,11,164 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि गांवों में लोगों ने मतदान में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोगों ने काफ़ी देर बाद घर से निकले और मतदान किया। लेकिन इस बार दूसरे चरण के मतदान में लोगों में उतना उत्साह देखने को नहीं मिला जितना साल 2015 में देखने को मिला था। लेकिन मतदान के साथ साथ अब वीवीआईपी सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। नतीजा 10 दिसंबर को आएगा और देखना यह होगा कि जनता ने अपना प्रतिनिधि किसको चुना है। बच्ची को मां से मिलने दो, ये आवाज सुन के किसी का भी कलेजा फट जाएगा। लेकिन ये दृश्य है क्यों, वो पहले जान लीजिए। आपको बता दें कि कराची के रेलवे कॉलोनी से एक महज 13 साल की क्रिश्चियन लड़की को 44 साल का इंसान अगवा करता है, उससे जबरन शादी भी करता है, बाकायदा इसका फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाता है। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला झूठ भी बोलता है। यकीन नहीं आता तो आप खुद सुन लीजिए। ये नज़ारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हाई कोर्ट का है। अब आपको लग रहा होगा कि अदालत में तो कानून का पालन किया जाता है। नहीं साहब, जिस पाकिस्तान को आप जानते हैं वहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए अदालत में न्याय का शब्द नहीं है। यहाँ पर अदालत अल्पसंख्यकों के अधिकार को कुचलती है। पाकिस्तान के कराची की पुलिस अल्पसंख्यकों को रौंदती है। और तो और अल्पसंख्यकों की बहन बेटी के लिए कराची के पुलिस की पैंट की जिप हमेशा खुली रहती है। जब मर्जी चाहे किसी को भी अगवा कर लेते हैं, रेप करते हैं, हत्या करते हैं, जो मर्जी आए वो सब करते हैं और अदालत में झूठ बोला जाता है। क्या होता है पाकिस्तान में, खुद पीड़िता के परिजनों से जानिए तो सही रहेगा। डीएसपी ने झूठ बोला, डीएसपी ने भी हमारे साथ झूठ बोला है। पूरे का पूरा अमला जो ये मिला हुआ है, पूरे का पूरा अमला हमारे साथ खिलवाड़ करके यहाँ पे उन्होंने हमसे ये बात की है कि बच्ची जो पीड़ित थाने के उसमें रहेगी। हमारे पास उन्होंने ये भेजा है अपना की अपील करे कि वो बच्ची को हाई कोर्ट ने उसके हस्बैंड को दिया है और प्रीति थाने को कहा उसकी प्रोटेक्शन करे। तो सब झूठ बोलते हैं, अब गलत भी बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सब करना बिल्कुल जायज है। सुनिए पीड़िता की मां का दर्द। क्या कर सकते हैं ये लोग जब यहाँ का कानून, पुलिस सब के सब बेईमानी करने पर उतारू हैं, तो आप पाकिस्तान जैसे देश से क्या उम्मीद कर सकते हैं। उसका काम ही जुल्म करना है। खैर, इन सब के बीच पाकिस्तान में पीड़िता के पक्ष में कुछ जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है और उसको न्याय दिलाने की मांग भी की गई है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत को अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तरह तरह का ज्ञान देता है, लेकिन खुद कभी अमल नहीं किया। और दूसरे शब्दों में कह लीजिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना ही पाप होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ हर जुल्म होगा अगर आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हर साल पाकिस्तान में 1000 से ऊपर
मासूम बच्चियों के साथ एक गंदा खेल पाकिस्तान का प्रशासन खेला, लेकिन ऐसे मुल्क को कभी शर्म और हया नहीं आती। तो बस उसका नाम है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में बेहाई, बेशर्मी और दरिंदगी की सीमाएं रोज लाती हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कुछ आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। बंदूकधारियों ने आम लोगों को निशाना बनाते हुए उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हमले में अब तक 3 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि दर्जनों लोग बुरी तरह घायल हैं। मरने वालों के आंकड़े में बढ़ोतरी भी हो सकती है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी एक आतंकवादी को मार गिराया है। आपको बता दें कि ये हमला मध्य वियना में किया गया है। एक और ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस लॉकडाउन को फिर से लागू किया गया है। आपको बता दें कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय लोग बार और रेस्टोरेंट में अपने रिश्तेदारों के साथ लॉकडाउन से पहले की छूट का आनंद उठा रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले पे कहा है कि हमलों के दौरान एक अधिकारी भी घायल हुए हैं। शहर को पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया है और हर तरफ से पुलिस की सायरन और हेलीकॉप्टर में सुरक्षा बलों के जवान नजर आ रहे हैं। वंदे भारत मिशन के तहत चीन के वुहान गई एयर इंडिया की फ्लाइट में 19 भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 30 अक्टूबर को वुहान पहुंची इस फ्लाइट के 19 यात्रियों को हवाई अड्डे पर जांच के दौरान पॉजिटिव पाया गया। सभी को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बता दें कि बीते महीनों में भारत से वुहान के लिए ये फ्लाइट पहली बार गई थी, जहां से पूरी दुनिया में कोरोना फैला है। इस फ्लाइट में कुल 277 यात्री सवार थे, जिनमें से 19 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 39 की जांच में एंटीबॉडी पाया गया है। एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि बिना वैध कोविड की रिपोर्ट के हमारी उड़ानों में यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि अधिकारियों का सीधा कहना है कि जिन 19 भारतीयों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनके अतिरिक्त 39 की जांच में एंटीबॉडी का पता चला है। नियम के अनुसार सभी भारतीय यात्रियों को विमान यात्रा करने की इजाजत देने से पहले 2 बार कोरोना वायरस की जांच करानी होती है। फिलहाल संक्रमित पाए गए यात्रियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस बीच भारत सरकार ने चीन के लिए 13 नवंबर से 4 और उड़ानों को संचालित करने का निर्णय लिया है। इसमें से 3, 13, 20 और 27 नवंबर को, जबकि चौथी उड़ान 4 दिसंबर को उड़ान भरेगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर भारत ने मार्च में सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने मई में वंदे भारत मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए विशेष विमानों का संचालन किया गया। इस मिशन के तहत अब तक 20 लाख से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के मकसद से एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि अब शहर के इंडस्ट्रियल इलाकों में किसी भी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मंजूरी नहीं दी जाएगी। केवल सर्विस सेक्टर और हाईटेक इंडस्ट्रीज को यूनिट लगाने की इजाजत होगी। पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी है, उन्हें भी कहा जाएगा कि वो इसे बंद करके सर्विस सेक्टर या टेक इंडस्ट्री में खुद को बदल ले। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भी भेजा गया था, जहां से मंजूरी मिल गई है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में जमीनें महंगी हैं, जिसके चलते आईटी, मीडिया, एचआर सर्विसेज, कॉल सेंटर्स, बीपीओ, टीवी प्रोडक्शन हाउस, मार्केट रिसर्च, प्लेसमेंट एजेंसी और अन्य प्रोफेशनल्स अपना ऑफिस दिल्ली में नहीं खोल पाते थे। ये कंपनियां गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद चली जाती थी, लेकिन अब ऐसी कंपनियों को दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया में सस्ते दामों पर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी तक ये सभी ऑफिस कैटेगरी में आते थे और इन्हें कमर्शियल एरिया में दफ्तर खोलने की मंजूरी नहीं थी। अब मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ये बड़ा फैसला है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही ज्यादा प्रदूषण होता था, अब इस पर रोक लग सकेगी। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है।